स्वागत है आप सबका लाइव लॉ की इस खास पेशकश कोर्ट्स दिस वीक हिंदी में। इस एपिसोड में मैं सैयद आमिर हुसैन भारत के हर कोर्ट से आने वाली इस हफ्ते की ताज़ा खबरों के बारे में आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस हफ्ते की सुर्खियों से। वक्फ संशोधन कानून को चुनौती, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा पंजीकृत या अधिसूचित वक्फ में नहीं होगा कोई बदलाव। उर्दू का जन्म भारत में हुआ, ये यहीं फली फूली। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र नगर पालिका में उर्दू साइन बोर्ड लगाने के खिलाफ याचिका खारिज की। राज्यपाल जब असंवैधानिकता के आधार पर विधेयक सुरक्षित रखते हैं तो राष्ट्रपति को एससी यानी सुप्रीम कोर्ट की राय लेनी चाहिए। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के ऑडियो टेप पर फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल बनाएं। ड्राइवरों के लिए प्रतिदिन 8 घंटे काम करने का नियम लागू करें। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा। बाल तस्करी मामले में जमानत को चुनौती न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से किया सवाल। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रवैये पर की आलोचना। अब भारत में भी होगी व्हाट्सएप के खिलाफ उपभोक्ता शिकायतों पर सुनवाई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसे क्लिनिकों की पहचान करने और उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया जिन्हें फर्जी डॉक्टर चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दुबई कोर्ट के आदेश पर उठाया सवाल, कहा नाबालिग बच्चे पर यात्रा प्रतिबंध लगाना मानव अधिकार का उल्लंघन है। हमें उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये खबरें जान के कैसा लगा। हमारे वीडियो को शेयर कर हमें सपोर्ट करिए और बने रहिए लाइव लॉ के साथ। धन्यवाद। इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा था जो पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के तरीके को बदल सकता है। 2 दिन चली सुनवाई के बाद 17 अप्रैल को एक बड़ा अपडेट तब आया जब सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि नए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत वक्फ बोर्ड या सेंट्रल वक्फ काउंसिल में किसी भी गैर मुस्लिम सदस्य की नियुक्ति नहीं की जाएगी, कम से कम अभी के लिए। उन्होंने कोर्ट को यह भी आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक कोई भी पंजीकृत वक्फ संपत्ति यहां तक कि वक्फ बाय यूजर भी डी नोटिफाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने इन बयानों को रिकॉर्ड किया और अगली सुनवाई 5 मई को दोपहर 2 बजे तय की। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने लंबे समय से चले आ रहे धार्मिक संपत्ति अधिकारों में अचानक बदलाव, खासकर वक्फ बाय यूजर के प्रावधानों को खत्म किए जाने पर चिंता व्यक्त की। यह मामला पूरे ही देश के मुसलमानों के लिए एक बड़ा मामला है और अब देखते हैं कि 5 मई को सुनवाई किस दिशा में बढ़ेगी। एक और बड़ी खबर जो इस हफ्ते आई उसमें महाराष्ट्र में एक नगर पालिका के साइन बोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल की चुनौती को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को चेतावनी दी कि भाषा विभाजन का कारण नहीं बननी चाहिए और भारत की भाषाई विविधता की सराहना की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले की सत्यता को बरकरार रखते हुए ये टिप्पणियां की, जिसमें कहा गया था कि अकोला जिले के पातूर में नगर परिषद की नई इमारत के साइन बोर्ड पर राज्य की आधिकारिक भाषा मराठी के साथ एक अतिरिक्त भाषा के रूप में उर्दू का इस्तेमाल महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण राजभाषा अधिनियम 2022 का उल्लंघन नहीं होगा। न्यायमूर्ति धूलिया द्वारा लिखे गए फैसले में टिप्पणी की गई है कि संविधान की अनुसूची 8 के तहत मराठी और उर्दू का समान स्थान है। आगे कहा गया है कि 2022 का अधिनियम किसी अन्य भाषा के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाता है, खासकर संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भाषा पर। कोर्ट ने उर्दू के खिलाफ पूर्वाग्रह को और दूर करने में कड़ी मेहनत की। इसने कहा कि भाषा को धर्म के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से एक प्रमुख निष्कर्ष ये निकला कि जब राज्यपाल किसी विधेयक को असंवैधानिकता के आधार पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखता है तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की राय के लिए विवेकपूर्ण तरीके से पूछना चाहिए। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों में सलाहकार राय लेने का अधिकार देते हैं। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि केवल संवैधानिक न्यायालयों के पास ही कानून की व्याख्या करने
और संवैधानिकता पर निर्णय लेने का अधिकार है। सरकारिया और पंछी आयोग दोनों ने ही ऐसे संदर्भों की संतुष्टि की है। चूंकि राज्यपाल सीधे न्यायिक सलाह नहीं ले सकते, इसीलिए राष्ट्रपति को विधेयक भेजना, जो तब न्यायालय से परामर्श कर सकते हैं, एकमात्र व्यवहार्य मार्ग है। यह अभ्यास असंवैधानिक कानून को रोक सकते हैं, सार्वजनिक संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं और पक्षपात से बचा सकते हैं। संघ कार्यपालिका को किसी विधेयक की वैधता का आकलन नहीं करना चाहिए, उसे सर्वोच्च न्यायालय की राय का पालन करना चाहिए, जो प्रेरक मूल्य रखती है। यदि राष्ट्रपति इससे विचलित होते हैं तो स्पष्ट कारण भी बताए जाने चाहिए। केंद्र सरकार ने गुरुवार 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को राज्य में जातीय हिंसा में कथित तौर पर दोषी ठहराने वाले ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता पर फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार है और इसे सील बंद लिफाफे में कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। इस दलील पर गौर करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने मामले की सुनवाई 5 मई से शुरू होने वाले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी। पीठ कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कथित तौर पर बीरेन सिंह की आवाज वाली कुछ लीक हुई ऑडियो क्लिप की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई थी। फरवरी में कोर्ट ने टेप पर केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट मांगी थी। इस सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 17 अप्रैल को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए, जिसमें उन्हें सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को तत्काल सहायता सुनिश्चित करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल विकसित करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की पीठ ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए देरी से चिकित्सा सहायता और बचाव प्रयासों की बढ़ती चिंता पर जोर दिया और इसे गंभीर सार्वजनिक हित का मामला बताया। पीठ ने अपने आदेश में कहा, आवेदक ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। हमारे देश में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे मामले हैं जहां पीड़ितों को तत्काल स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पाती है। नाबालिगों की अंतरराज्यीय तस्करी से जुड़े कई मामलों में 13 आरोपियों को दी गई जमानत रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की आलोचना की और निराशा भी व्यक्त की कि कैसे उत्तर प्रदेश राज्य ने गंभीर प्रकृति के अपराधों से जुड़े मामले के बावजूद इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को चुनौती नहीं दी। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदेवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को भी उन्हें जमानत देते समय विवेक का प्रयोग करने में कठोर होने के लिए कहा। जमानत मिलने के बाद आरोपी व्यक्ति फरार हो गए थे और अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं हुए। ये मामले नाबालिग बच्चों के अपहरण और बिक्री से जुड़े बाल तस्करी रैकेट से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हाल ही में पाया कि चूंकि व्हाट्सएप भारत में अपने उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करता है, इसीलिए इसके खिलाफ उपभोक्ता शिकायत सुनवाई योग्य होगी। श्री सुशील कुमार पीठासीन सदस्य और श्रीमती सुधा उपाध्याय सदस्य वाले आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि व्हाट्सएप के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत इस आधार पर सुनवाई योग्य नहीं होगी कि ये विदेशी संस्था है। अपने 3 पन्नों के आदेश में आयोग ने जिला उपभोक्ता आयोग के इस निष्कर्ष को भी खारिज कर दिया कि व्हाट्सएप का उपयोगकर्ता उसका उपभोक्ता नहीं है और उसके खिलाफ उपभोक्ता शिकायत सुनवाई योग्य नहीं होगी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को तत्काल कार्यवाही करने, उन क्लिनिकों की पहचान करने और उन पर पर्दा डालने का निर्देश दिया है जो राज्य में झूठे डॉक्टरों द्वारा चलाए जा रहे हैं। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा, ये झोला छाप डॉक्टर हैं जो खुद को डॉक्टर बताते हैं और दूर दराज के इलाकों में क्लिनिक खोलकर और उन्हें धोखा देकर निर्दोष ग्रामीण लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप हर जगह ऐसे क्लिनिकों की भरमार हो गई है, जिन्हें
खुद को डॉक्टर बताने वाले लोग खोल रहे हैं। ये समझ से परे है कि राज्य ऐसे क्लिनिकों के प्रसार के प्रति कैसे बेखबर है और उसने कोई कार्यवाही शुरू क्यों नहीं की है। इसीलिए राज्य को तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए, ऐसे क्लिनिकों की पहचान करनी चाहिए और उन क्लिनिकों पर पर्दा डालना चाहिए जो इस मामले की तरह झूठे डॉक्टरों द्वारा चलाए जा रहे हैं, और ये सब कानून के अनुसार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक विदेशी अदालत के आदेश पर कड़ी असहमति जताई, जिसमें एक बच्चे पर यात्रा प्रतिबंध लगाया गया था जिसके माता पिता वैवाहिक विवाद में शामिल थे। उन्होंने कहा कि ऐसे आदेश अत्याचारी हैं और मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं और घर में नजरबंद करने के समान है। न्यायमूर्ति कांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ एक बंदी प्रत्याक्षीकरण यानी हाइबिस कॉर्पस मामले पर विचार कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता पिता ने अपने बेटे की कस्टडी मांगी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी पूर्व पत्नी ने उसकी जानकारी के बिना परिवार के दुबई स्थित आवास से बच्चे को उठा लिया या ले लिया। कथित तौर पर उन्होंने दुबई की एक अदालत से बेटे पर यात्रा प्रतिबंध लगाने का आदेश प्राप्त किया था।